हम बात कर रहे थे वेरिएशन ऑफ जी, के, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, हमने इस चीज की बात करी थी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा था कि जो जी है, कंडक्टेंस, लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन से इसका आंसर आता है कि कंडक्टिविटी के पे क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, डाइल्यूशन करने से ये डिक्रीज होती है। पहले समझेंगे क्यों। कंडक्टिविटी थी क्या बेटा, कंडक्टिविटी थी क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था हमारा। यहां से 1/r इज इक्वल टू 1 बाय रो ए अपॉन एल। ये हमारा, अगर इसको रेसिप्रोकल में कर देता हूं तो यहां से ये मेरा क्या था जी, यहां से ये मेरा क्या है के, और यहां से ये मेरा क्या है ए अपॉन एल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, के जो मेरी कंडक्टिविटी है, ध्यान सुनना, के मेरे क्या है कंडक्टिविटी है, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंडक्टेंस अलग चीज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग चीज है। तो के पे के क्या बन जाएगा मेरा जी इंटू एल अपॉन ए। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करूं और एरिया में क्या रख दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दूं, तो यहां से के किसके बराबर हो जाएगा मेरा, जी के बराबर हो जी जाएगा। के बराबर। इसमें यहां तक कोई डाउट नहीं थी। मैंने आपको बताया था, कोई आपसे पूछे कंडक्टिविटी क्या है तो आप बोलोगे इट इज द कंडक्टर, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, इस पॉइंट पे क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। कि जो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मतलब 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, अगर कुछ आइडिया हो। मतलब जो इसकी बाय डेफिनेशन है ना, आपके पास कितना सिस्टम है, कितना वॉल्यूम है, आपके पास 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर इलेक्ट्रोलाइट, इससे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी कंडक्टेंस कर रहा है, उसे इससे मतलब है। आपके पास 1 लीटर पानी है, आपके पास 2 लीटर पानी है उसके अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है। इसे कितना है इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कितना, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि उस 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी कंडक्टेंस कर रहा है। आपके पास 1 लीटर पानी है, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर पानी है, उसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी कंडक्टेंस कर रहा है, उसे इससे मतलब है। अब इसे समझने के लिए ध्यान सुनना कि मैंने आपको बोला कि डिक्रीज होगा, क्यों होगा पहले इसे समझते हैं। सारे बच्चे आ गए या कोई बच्चा रह गया, मुझे ये बताओ पहले। तो कोई बच्चा ऐसा जो जिसने अभी तक नहीं है, ताकि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बेटा आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको जूम किया, इसको जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, और मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला, जब मैंने इसका एक क्यूब बनाया इसके अंदर, मतलब इसी सॉल्यूशन का एक क्यूब अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, एक क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मैं इसे लेता हूं। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया, देखो लेंथ भी आपने 1 सेंटीमीटर ली, एरिया आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होती है बेटा, एरिया इंटू लेंथ। आपने एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, और लेंथ भी क्या आपने लिया है 1 सेंटीमीटर लिया, तो ओवरऑल वॉल्यूम किसके बराबर होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया, उसके पीछे की रीजन है ये। तो कभी आगे, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करूं, उस सॉल्यूशन के अंदर का जो एक क्यूब था उसे अगर मैं जूम करके मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से। देखो इतनी डिटेल में आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने लायक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत, समझने लायक मतलब एक बहुत अच्छे कंसेप्ट से बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत हो बाद में। भाई एक क्यूब, इसकी भी 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी। मुझे मतलब है कि ये जो एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ये कितनी कंडक्टेंस कर रहा है, और ये क्यूब कितनी कंडक्टेंस करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर कितने आयंस है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। भाई इस क्यूब के अंदर सोडियम के कितने आयंस हैं, क्लोरीन के कितने आयंस हैं, ये डिपेंड इस पे करेगा कि इस क्यूब के अंदर ओवरऑल कितने आयंस हैं, वही डिपेंड करेगा। बोलो, अगर आप मान लो इसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दो,
1 लीटर पानी और डाल दो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपने NaCl सॉरी पानी डाल दिया, मतलब आपने या NaCl पानी डाल दिया इसके अंदर, मुझे इससे मतलब थोड़ी ना है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे तो अब किससे मतलब है, मुझे तो अभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब है। आपने क्वांटिटी 2 लीटर जरूर कर दी है, लेकिन कंडक्टिविटी की जो बाय डेफिनेशन है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं तो फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब चेक करूंगा कि इस सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कितने हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयन मतलब ये क्यूब बनेगा, इसके अंदर कितने आयंस हैं। मुझे ये बात बताओ, क्या आप इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को मतलब समझ में आए जो मैं बोलने चाह रहा हूं, कि आपके पास हाँ कितना भैया पानी आ है गया। उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब है इस 1 सेंटीमीटर क्यूब से। अब एक बात बताओ, जब आप अब सपोज करो जब शुरुआत में आपके पास 100 NaCl थे, सपोज करो 100 सोडियम और क्लोरीन के आयन थे, 100 थे, जब आपने पानी डाला, क्या NaCl की NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl जितना टूटना होगा वो 1 लीटर पानी डालने से टूट गया होगा। मुझे ये बताओ, क्या इस बात से सेटिस्फाई हो, हाँ क्या इस भैया। बात से सेटिस्फाई। मान लो उस टाइम जब आपने पानी इसके अंदर डाला, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो सोडियम और क्लोरीन जो इसके अंदर आए, सपोज करो वो 50 सोडियम आए, 50 सोडियम आए और 50 ही क्लोरीन आए, मैंने ये माना, ये मान लिया। अब आप मुझे ये बात बताओ, जब आप या एक काम करते हैं, सोडियम को भी छोड़ो, एक ही आयन ले लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ही आयन लेते हैं। सपोज करो इसके अंदर 100 सोडियम आयन थे, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर 100 थे, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो बाटे में आए, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो किसी के जमीन 10 किले जमीन है, 10 किले जमीन है, तो उसके ध्यान सुनना, 10 किले जमीन है और भाई 5 है, तो एक भाई को कितनी जमीन मिली, मुझे ये बताओ। तो 2 मिली, इस बात से सेटिस्फाई हो, इस बात से सेटिस्फाई हो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनो, अब मैंने जब पानी उसके अंदर डाल दिया, जमीन तो उतनी रही, जमीन तो उतनी रही, 10 किले हैं, लेकिन अब मान लो अगर वहीं 10 भाई होते तो अब कितनी जमीन आती उनके बाटे, एक एक। एक। क्या हुआ, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज करी तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक आदमी के जो बाटे आने वाली जमीन है वो कम हो गई, तो सेम काम यहां पर है। सपोज करो अगर 100 आयंस इसके अंदर थे, मैंने सपोज किया इसके अंदर 10 आयंस आ रहे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 आयंस है। अब आपने जब इसके अंदर पानी डाला, अमाउंट बढ़ा दी, क्या अभी भी सोडियम कितने, अभी भी सोडियम आयंस कितने, अभी भी 100 है भाई, पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम तो अभी भी कितने 100 ही है, लेकिन इस क्यूब के अंदर जो आने वाले आयंस थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, जो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो डिक्रीज हो गए। सपोज करो कितने हो गए, वो आपके 5 हो गए पर सेंटीमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि क्या हुआ, आप बोलोगे पर सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो डिक्रीज हो गए, इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, आप ये बोलोगे। बात समझ में आई, एक बार और बताऊं, बताओ भैया एक बार फिर दो, से बता दो। एक बार फिर बताता हूं, देखो ध्यान सुनो, मैंने एक पूरा एक सॉल्यूशन लिया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, सपोज करो ये 1 लीटर था, इसके अंदर 100 आयंस थे सोडियम प्लस के, मुझे इससे मतलब नहीं इस पूरे के अंदर कितने आयंस हैं, मुझे मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक बात बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा, 1000 ml होते हैं, कितने होते हैं 1000 ml होते हैं, और 1000 ml में ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब भी एक वॉल्यूम की यूनिट है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसकी ये है, ये इस पे डिपेंड करता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना कंडक्टेंस कर सकता है, यही इसकी डेफिनेशन है। कंडक्टिविटी पूछे, कंडक्टिविटी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस पूरे सॉल्यूशन का सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपनी कंडक्टेंस के अंदर, वही कंडक्टिविटी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, पूरी क्लास में अगर 100 मार्क्स आए हैं किसी के, तो मैं ये मुझे इससे मतलब नहीं पूरी क्लास से कितने मार्क्स आए, मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए बच्चों के, मुझे इससे मतलब है। मुझे इससे मतलब नहीं कि टॉप पर बच्चे कितने नंबर है, मुझे इससे मतलब है कि ओवरऑल कितने, ओवरऑल एक बच्चे का एवरेज कितना है, मुझे इससे मतलब है। ठीक है, तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब मैंने इसका बना के चेक किया माइक्रोस्कोप से, जब चेक करके देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो मुझे क्या पता चला कि सिर्फ इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो एक डिब्बा है, इस क्यूब के अंदर ध्यान सुनो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो एक डिब्बा है,
इसके अंदर सपोज करो सिर्फ 10 सोडियम आयन आए, 10 सोडियम आयन आए जो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो चार्ज को कैरी करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं। लेकिन जब आपने इसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब आपने पानी इसके अंदर ऐड किया, मतलब कंसंट्रेशन जब आपने डिक्रीज करी, सपोज करो आपने ये 2 लीटर पानी कर दिया, 1 लीटर पानी वो पहले था, 1 लीटर पानी आपने बाद में डाल दिया, तो टोटल 2 लीटर पानी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम डाला आपने? क्या वो बाहर से सोडियम थोड़ा डाला? सोडियम तो इतने ही रहेंगे जितने पहले थे, जितने सोडियम पहले थे, सोडियम तो अभी भी उतने ही रहे। मुझे एक बात बताओ, बोलो बेटा, क्या नंबर ऑफ सोडियम इंक्रीज करे मैंने? क्या नंबर ऑफ सोडियम इंक्रीज करे नहीं मैंने? भैया, मैंने क्या नहीं भैया। इंक्रीज किया? सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। तो ऑन एन एवरेज पर सेंटीमीटर क्यूब, अब नंबर ऑफ आयन, जब जिस क्यूब के अंदर पहले 10 आयन आ रहे थे, अब उस आयन की उस क्यूब के अंदर अब 10 नहीं है, कुछ कम आएंगे। एक एग्जांपल देखो, मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। मैंने बोला 10 टॉफी है, 10 टॉफी है, 5 आदमी है, 5 पर्सन है। तो मुझे बताओ पर पर्सन कितने, एक पर्सन को कितनी टॉफी दी जा सकती है? ओ भैया, 2। इस बात से सेटिस्फाई हो? सॉरी, टॉफी की बात करो, पैसे 2 रुपए दिए जा सकते हैं उसे। अब मैंने क्या किया, रुपए तो मैंने 10 ही रखे, पैसे तो मैंने इतने रखे, रुपये मैंने कांस्टेंट रखी, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने बोला अब ये 10 रुपए ना कितनों को बांट दो, 10 पर्सन को बांट दो। तो बताओ एक पर्सन को कितने कितने रुपए मिलेंगे? अब 1 भैया। 1 रुपया। मैंने क्या किया, मैंने 5 से 10 की जाते क्या किया, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। क्या मैंने पैसे इंक्रीज करे? क्या मैंने सोडियम इंक्रीज करे? नहीं करे ना। तो पर क्वांटिटी एक बंदे के जो आने वाला जो पैसे कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज भैया। डिक्रीज हुआ। यही रीजन है इसकी, सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो यही मतलब है इसका भी, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो डिक्रीज हो गए हैं। किसी बच्चे को अभी भी डाउट है दोबारा पूछ लो, मैं फिर बता दूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप कहीं ढूंढ लेना, आपको ढंग से नहीं मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। सिर्फ रटी रटाई लैंग्वेज मिल जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या होता है, क्या मतलब है, वो कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है ये पूछी जा सकती है आपको। बेटा पूछ लिया भाई ऐसे कैसे डिक्रीज हो गया, जब सब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी कैसे हो गया? और तो और आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे, पता कैसे करेंगे? R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई सिंपल सी बात, आपको पता क्या कहेगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। हाँ बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपसे वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा तो वो यहाँ ये पूछेगा आपसे, बोलेगा हाँ बेटा ये है। मतलब एक बात बताओ, आपने जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट चेंज नहीं करा, मतलब लेंथ भी वही थी, एरिया भी वही थी। आप ये कह रहे हो जी इंक्रीज कर रहा है लेकिन के डिक्रीज कर रहा है, ऐसे कैसे? जी के भी तो इंक्रीज होना चाहिए, के भी तो इंक्रीज होना चाहिए। बाय अगर मैं डेफिनेशन को देखूं, अगर मैं फॉर्मूले को देखूं, अगर आप जी इंक्रीज करें तो इंक्रीज होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं हाँ होना चाहिए? भैया। लेकिन होता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बाय डेफिनेशन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी तो, यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? दोबारा बोलो। के को जब हम डिसाइड कर रहे हैं बेटा, उसके लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं। जी के लिए तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, जी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। जी तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, कितनी मोबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हाँ ज्यादा है भैया। या कम है, वो जी तो उस पर डिपेंड कर रहा है। के को उससे कोई मतलब नहीं है। के को मतलब है कि मेरे पास कितने आयंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे इससे मतलब है सिर्फ कि जो मेरे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस हैं उनके बीच में कितना फोर्स है। आयंस ही कम हो गए तो फोर्स कहां से बचेगी? फोर्स ही अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आयंस कंडक्शन तो आयंस को करना है, फोर्स तो बाद की बात है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे ये बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा। तो यहां से एक लाइन लिख लो कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया लैम्डा। हाँ बोलो। एक और बार बता दो, बताओ पूछो। एक और बार बता दो भैया। अच्छा इसी को दोबारा बता दो, देखो ध्यान सुनो, देखो हाँ
देखो बेटा ध्यान सुनना, मैं दोबारा से जितना पहले बताया आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, तीसरी क्लास रिवाइज कर रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को मैंने कल भी बताया, परसों बताया, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं और असर्शन रीजन बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता यहाँ से, असर्शन रीजन बनता है यहाँ से, न्यूमेरिकल बनता मतलब क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का आपका। देखो कैसे, मैंने आपको बोला बेटा जो डाइल्यूशन करने से, ध्यान सुनो जो मैं वर्ड बात कर रहा हूँ, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, क्या आप इस बात से सेटिस्फाई है? क्या इस बात हाँ से भैया। आपने क्या देखा? देखो जो कंडक्टिविटी, देखो ध्यान सुना, जो कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है, पहला फैक्टर नंबर ऑफ आयंस, कि नंबर ऑफ आयंस कितनी है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब फोर्स ऑफ आयनिक आयन 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 इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी कम आयनिक मोबिलिटी होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आयन आयन इंटरेक्शन होगा उतनी कम मोबिलिटी, भिड़ भिड़ के चलेंगे आपस में, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप इस आयन आयन का इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल हाँ सकते हो, भैया। एक ही बात है। देखो क्या होता है, देखो मैं कई बार ना वर्ड्स यूज करता हूँ, कई बार एक आयन आयन इंटरेक्शन लिया, आज कुछ और लेके, देखो बात क्या है, मैं कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई किताब नहीं खोल के पढ़ा रहा आप लोगों को कि बार बार मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे क्या बताया था मुझे खुद नहीं पता होता है, मैं कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ कि जो उसके पीछे लॉजिक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही है, आयन ऑफ इंटरेक्शन भी बोला, आयन आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा नजदीक होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स आपस में होगी उतने कम मूव करेंगे, उतने कम मोबिलिटी होगी उनके अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आयनिक मोबिलिटी का वैसे आपके लेवल पे इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं, वैसे ये टर्म शायद ना मिले आपको बुक्स के अंदर, लेकिन बोल सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, मैंने आपको बोला कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, जितना उन्हें डिसोशिएट होना उतना वो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो जब आप पानी डालते हो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, उस दौरान नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, बल्कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर जो जी है, लेमडा एम है, लेमडा इक्विवेलेंट है, वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी मतलब दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयन आयन इंटरेक्शन। याद आ गई ये बात? भाई जब नंबर ऑफ हाँ आयंस भैया। इंक्रीज नहीं करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्टली किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, आयनिक मोबिलिटी पे। वहीं पर इसी वजह से जब इसका ग्राफ हमने बनाया था लेमडा सी और लेमडा एम का, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पर डी बाय हक्कल ओम सागर इक्वेशन को फॉलो करता था। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आ गई कोई भैया। डाउट? अब बात आई अगली है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया था अल्फा हमेशा लेस देन 1 होगा, मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करने वाला। तो यहां पर वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस पे भी और आयनिक मोबिलिटी पे। मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और एंड साथ के साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई? दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कौन ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बार में ही पूरा टूट जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक बार में पूरा नहीं टूटता, वो धीरे धीरे टूटता है, उसके नंबर ऑफ आयंस हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एक बार में ही सारे टूट जाएंगे, एक बार में सारे आयन कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्टिविटी में। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में हाँ आई? भैया। अब मैंने बात करी के की, के मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक्चुअली जो के है ना,
वो डिपेंड करता है कि जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, आपको कोई बोले ना इन दोनों फैक्टर में प्रायोरिटी किसको देनी है, तो नंबर ऑफ आयंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ही नहीं होंगे तो आयनिक मोबिलिटी कितनी हो, घर कितना ही बड़ा हो जब इंसान ही ना हो उसके अंदर, ये मतलब उसका। बात समझ में आई? रहने वाला इंसान ही ना, हाँ नंबर भैया। ऑफ आयंस ही ना होंगे, आयंस ही नहीं होंगे, कितना बड़ा स्पेस क्यों ना हो, मूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि मूवमेंट की नहीं करनी है आयंस को। भाई जो आयन आयन इंटरेक्शन है, आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पे। आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्टेंस कौन करेगा। तो बात ये है, तो ये करता है कि जी कंडक्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, वही के है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया जी इंटू जी स्टार है, जी स्टार में हमने एल की वैल्यू भी क्या ले ली 1 सेंटीमीटर ले ली, और एरिया की वैल्यू भी कितनी ले ली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ली, क्योंकि जी स्टार क्या होता है सेल कांस्टेंट, जो क्या होता है एल अपॉन ए। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ए इंटू एल क्या होता है आपका, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 तो इस सेंटीमीटर 1 क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस है वो इस पे डिपेंड करता है। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमने क्या देखा, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे बल्कि डिक्रीज हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि 10 रुपए या 10% को 10% को आप, एक तो आप दो, अगर एक एग्जांपल दो, देखो 10% को आप कितने दोगे, 5 रुपए दोगे। तो बताओ एक काम करते हैं, यहाँ 5% ले लेते हैं और 10 रुपीज दे रहे, तो बताओ 1% को कितने मिले, 1% को 2 रुपए मिले यहाँ पर। भैया 2। अब मुझे एक बात 2 बताओ, रुपए भैया। मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पर क्या किया मैंने 10% कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब कितने रुपए मिलेंगे उस बंदे को, अब 10% को 10 रुपीज मतलब 1% को कितने मिलेंगे, 1 रुपया। 1 रुपए। तो यही तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि पर सेंटीमीटर क्यूब, जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर जब सॉल्यूशन था मेरे पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस थे उस पर कंडक्टेंस डिपेंड कर रही है। और जब आपने 1 लीटर डाइल्यूशन कर दिया मतलब पानी इंक्रीज कर दिया, तो इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस थे वो डिक्रीज हो गए। रीजन, भाई शुरू में आपने 10 ग्राम आपने अगर NaCl लिया है तो 10 ग्राम ही तो NaCl रहेगा, यहाँ पर भी आपने NaCl थोड़ी इंक्रीज कर किया, आपने सॉल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज कर दिया, आपने पानी डाल दिया उसके अंदर, तो पानी 1 सेंट, भाई सॉल्यूशन जब जब आप उसके अंदर पानी डाल दोगे तो ओवरऑल तो सॉल्यूशन ही बनेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जो पर क्यूब आयन बनेगा उस क्यूब के अंदर NaCl की मात्रा ज्यादा होगी कम होगी। पहले 1 लीटर था 2 लीटर था, तो बताओ भाई एक तो 10 ग्राम, कम 10 होगी 10 भैया। ग्राम NaCl 1 लीटर के अंदर हूं, और एक 10 ग्राम ही 2 लीटर के अंदर, तो बताओ किस में ज्यादा आयन होंगे, तो एक के किसके बाटा ज्यादा आएगा, ऊपर वाले में कंसेंट्रेशन ज्यादा है। हाँ भैया। यही तो समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिखोगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा, और अगर भी भैया डाउट, हाँ बोल भाई बोल बोल। 1 लीटर वाले में आयन ज्यादा होंगे? आयन तो सेम रहेंगे भाई, आयन सेम आप रहेंगे, क्या कह रहे थे एक भैया? सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा आयन होंगे, ये बोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अच्छा। ज्यादा आयन होंगे, लेकिन पानी डालने के बाद उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस तो उतने ही रहे, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो गए, ये मतलब इसका। या तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो के भी तुम मेरे से ये बात पूछ रहे हो, तो लिख लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन आता है, इस पे मैंने इसलिए जोर लगा रहा हूं, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बिकॉज number of ions per centimeter cube decreases on dilution। इसे नोट कर लेना, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बात और समझना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि लैम्डा एम किस पे डिपेंड करता है, के इंटू वी पे डिपेंड करता है, हाँ बेटा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये था, जिसको बाद में मैंने आपको बताया था, इसी लैम्डा एम को जब मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे तो आपका मोलरिटी फॉर्मूला आ जाता था, हाँ है ना। भैया। इस बात से सेटिस्फाई हो। अब आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ,
कि के डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? ये तो कोई तुक नहीं बना। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे, एक स्टेटमेंट लिख लो उसमें, अगर कोई पूछ लेता है तो आप बोलोगे एज विद इंक्रीज इन, आप ये बोलोगे जो के जितना डिक्रीज हो रहा है ना, सपोज करो के डिक्रीज हुआ 10 लेकिन वॉल्यूम 20 इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? ओवरऑल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? भाई कोई वैल्यू 10 से डिक्रीज हो रही है लेकिन कोई दूसरी वैल्यू 20 से इंक्रीज हो रही है। जैसे आपसे मैं 10 रुपए लेके 50 रुपए इंक्रीज दे हुआ दूं, भैया। 10 रुपए लेके 50 रुपए दे दूं तो कुछ ना कुछ तो बढ़ा ना, 30 रुपए तो मिले एक्स्ट्रा। तो यहां पर यही स्टेटमेंट लिख लेना कि जो के की वैल्यू है वो इतनी डिक्रीज नहीं होती जितनी वी इंक्रीज हो जाता है, जितनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो इस बात को लिख लेना। कोई पूछ लेता है एज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन volume increases more in comparison to decrease in conductivity। conductivity मतलब कि, ठीक है, and hence lambda m और lambda equivalent increases। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। भैया हाँ बोलो। ये आपने V को 1000 बाय मोलरिटी से कैसे करके कंपेयर? तुम यार कैसे इंसान हो, तुम लोगों को मैंने कई बार समझाया है, तुम लोग ना पिछला सारा भूल जाते हो साथ के साथ। मोलरिटी क्या होता है मुझे एक बात बता, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये ml में है तो ये क्या होगी आपकी 1000 होगी, तो ये आपका 1000 होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी जब आपकी डिफाइन करी थी तो पर मोल के हिसाब से डिफाइन थी। तो इस वजह से जो वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम आ की, गया भैया, आ गया, आ गया, आ आ गया गया, याद? पिछला आ पढ़ा गया। गया थोड़ा बहुत। बोलो बेटा, हो गया सॉल्व? यहां तक कोई दिक्कत है तो मैं अब चलता हूँ कोलराश लॉ पे। चले? एक मिनट भैया, लिखने दो। शशिकांत समझ में आ गया बेटा? ये डाउट अभी भी? आ गया सर। आयुष आपको? आयुष मेरे को एक बात समझ में नहीं आई भाई, मैं ना बड़ा परेशान हूं तुम दोनों से। आयुष और सागर दोनों ध्यान सुनो, तुम लोगों ने के लिए तुमने तो क्लास लगवाई, तुम दो ही क्लास नहीं लगा रहे, क्यों भाई? ये तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि भैया आज कोई काम है, बिजी है, इसलिए आज क्लास मत लो, या तो मुझे ये इन्फॉर्म कर दिया करो। या तुम लोगों ने मजाक बना दिया मेरा बिल्कुल ही। फिर मेरे को इन्फॉर्म तो कर देता कि LIP वाली मैडम क्लास ले रही है, मुझे इन्फॉर्म कर सकता था। ये गलत बात है आयुष, बिल्कुल गलत बात है। अब मैं तो ये थोड़ी ना भाई बेटा बार बार एक मतलब आप फिर कहो कि एक बार दोबारा फिर रिवाइज करा दो, ऐसा थोड़ी होता है। चले आगे, देखो इधर। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी, ओम सागर इक्वेशन देखी। देखो बेटा मैं आपको ना एक बात, जो चीज मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, इसके पीछे ना अगर आपको ये कंसेप्ट चीजें ध्यान रही ना, आपको ये सीरीज याद रही, आपको जिंदगी में ना चाहे आप MSc करें ना, आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, क्योंकि मैं आपको ना एक्चुअल फैक्ट्स के साथ बिलीव करा के लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं बुक्स के हिसाब से नहीं लेके चलता, मैं आपको कंसेप्ट देखो। आपको मैंने बताया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था। किस कहां से आया था ये आपका? ये ग्राफ आया था आपका D by Huckel Ohm Sager equation, that is lambda m is equal to lambda m naught minus a under root c। ये ग्राफ आया था। एक्चुअली क्या था, हम जो ये आपका ग्राफ था, इस ग्राफ को हम पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर सकते थे, मतलब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू निकाल सकते थे। अब किसी के दिमाग में ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है, पहले इसी को डिस्कस करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है।
बेटा आपने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने से लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, मुझे ये बताओ पहले तो, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? हाँ बेटा, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बताओ भाई। हाँ भाई, इंक्रीज होगी भैया। इसमें सोचना क्या पड़ रहा है, कितनी बार बताओ, इंक्रीज होगी, इस बात से सेटिस्फाई हो? अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने 1 लीटर पानी डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट रहेंगे, जितना टूटना है एक बार में टूट जाएगा। आपने 1 लीटर पानी लिया, सपोज करो उसकी कंडक्टिविटी थी 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, उसकी कंडक्टिविटी थी, लैम्डा एम की वैल्यू थी। आपने इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया, पानी इंक्रीज करा, वैल्यू होगी सपोज करो 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने बोला कि भैया पानी डालोगे, पानी डालने से मतलब डाइल्यूशन करने से वैल्यू इंक्रीज होती है, आपने बोला, मैंने इंक्रीज कर दी। मैंने 3 लीटर पानी डाला, इसकी वैल्यू सपोज करो 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गई। मैंने इसके अंदर 4 लीटर पानी डाला, इसकी वैल्यू 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। फिर क्या किया आपने, 5 लीटर पानी डाला। एक्चुअली जब 5 लीटर पानी आपने डाला तो इतने मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना गैप आ चुका था कि इंटरेक्शन इतना नेग्लिजिबल था, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल था, मतलब ना के बराबर। जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपका काउंटर आयन अमेरिका में खड़ा है, आपके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, आपने इतना ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया, उनके बीच में इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं उन काउंटर आयंस के बीच में कि जो इनके बीच में आयनिक मोबिलिटी तो बहुत ज्यादा स्पीड हो चुकी है, मतलब वो नेग्लिजिबल के बराबर है। तो क्या वैल्यू चेंज होगी? वैल्यू अभी भी इतनी रहेगी, 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपने 6 लीटर पानी कर दिया, वैल्यू अभी भी सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। आप इसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दो, अभी भी क्या देखा आपने, 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा वो पॉइंट जिस पे वैल्यू ऑफ कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होनी बंद हो जाए, कौन सी वैल्यू थी वो आपकी? वो आपकी वैल्यू ये थी। इस कंसेंट्रेशन पे, इस कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट इसे ही मान लेंगे हम कि इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे आप पानी इसके अंदर कितना डाल दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसी पॉइंट का दूसरा नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी होता है। क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोलो बेटा, ये 2 बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। यस सर। इस बात से हाँ सेटिस्फाई भैया। या कोई डाउट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी कंसंट्रेशन पे वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। देखो इसके ऊपर ना मैं सी लिख देता हूँ, सी का मतलब होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 2 मोलर कंसंट्रेशन वाली वैल्यू ज्यादा होगी या लैम्डा एम नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। नोट का मतलब है इनफाइनाइट यहाँ पर, और मैंने आपको बताया कुछ बुक्स में इसको लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिखा मिले तो बुरा मत मानना उससे। कुछ बुक्स में लैम्डा, ये देखो ये लैम्डा है, ये लैम्डा ऐसे भी होता है और लैम्डा ऐसे भी होता है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होता है ना, इसी तरीके से स्मॉल लैम्डा ये कैपिटल लैम्डा है, ध्यान रखना इसे, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई टीचर ने, किसी दूसरे टीचर ने किसी और तरीके से बनवाया आपको या नोट्स में कुछ और तरीके से लिख रखा है तो बुरा मत मानना। ओके, मुझे एक बात बताओ, लैम्डा सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या इनफाइनाइट पे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? इनफाइनाइट पे होगी सर। शाबाश। इनफाइनाइट की होगी शाबाश। भैया। तो इसी वजह से हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे ना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम वैल्यू को एक्स्ट्रापोलेट, मतलब देखो ग्राफ हमारा एक्सपेरिमेंटली हमने यहां तक ही निकाल पाए, मतलब इतना ही डाइल्यूट कर पे हम इतना ही निकाल पाए, ठीक है ना? तो हमें अगर अगर इसी को देखो, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है उसका सबसे बड़ा फायदा होता है उन्हें हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, मतलब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं जो एग्जैक्ट आती है बाद में। लेकिन ये दिक्कत वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ बड़ी जबरदस्त, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे टूटेंगे, और उसमें ग्राफ आपका एकदम से स्टीप आता है, क्योंकि दोनों चीज इंक्रीज हो रही होती है। क्या? नंबर ऑफ आयंस भी और आयनिक मोबिलिटी, दोनों चीज इंक्रीज हो रही होती है। तो इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी। क्या हो रही थी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालने में हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक लॉ आया जिसका नाम था कोलराश लॉ, जिसका नाम था आपका कोलराश लॉ, KOH, स्पेलिंग देख लेना, कोलराश, शायद स्पेलिंग ठीक है, गलत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, कोलराश लॉ, ठीक है? क्या मतलब है?
इसने कहा कि आप NaCl की लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी कंसंट्रेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप HCl की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप CH3COH की वैल्यू लेमडा m की वैल्यू निकालना चाहते हो तो नहीं निकालने में बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। डी बाय कूलम्ब इक्वेशन को दिक्कत हो रही थी यहाँ पे अप्लाई करने में, इसकी वैल्यू थ्योरेटिकल निकालने में दिक्कत होती है। तो कोलराश लॉ ने ये कहा कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, ध्यान सुनना मेरी बात को, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें उसके अंदर, तो जो आयंस बनेंगे उन आयंस की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी का अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा, और उन्हें अगर हम ऐड कर दे तो टोटल मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। क्या मतलब है, देखो देखो जान। इसने बोला देखो सर भैया हाँ देखो पहले मेरी बात सुनो फिर मैं बताता हूँ। इसने कहा आपके पास NaCl है, इसने कहा कि अगर आपके पास लेमडा, इसकी वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट, भैया स्टूडियो तो एक नंबर का दिख रहा है आपका। ये स्टूडियो सा बना रखा है पूरा। देखो ध्यान सुनो इसने क्या बोला। सारे बच्चे आ गए, मुझे ये बताओ पहले तो कौन रह गया, मोहित रह गया, रुक जाओ। 2-3 मिनट तो ये हमेशा ही इसमें वेस्ट हो जाती है, क्लास डिस्कनेक्ट होने में। चल देखो कोलराश लॉ ने क्या कहा कि अगर मुझे लेमडा की वैल्यू NaCl की, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl की निकालनी है, ध्यान सुनो, मुझे अगर मोलर कंडक्टिविटी NaCl की निकालनी है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको इनफाइनाइट पे ले जाऊँ, इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, मतलब इसके अंदर पानी डाल दूँ भर भर के, तो ये आयन टूट जाएंगे किसके अंदर, Na प्लस में, और जब NaCl को मैं पानी डालूंगा तो किसमें टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो इसने कहा अगर आप NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, कब, इनफाइनाइट पे, ध्यान सुनो, मोलर कंडक्टिविटी आप इनफाइनाइट पे निकालना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, आप इसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसने ये कहा सिंपल। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला, सपोज करो मैंने बोला FeX कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, बताओ इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इनफाइनाइट पे, तो आप बोलोगे देखो देखो जी बात ऐसी है सर, कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा किसके अंदर टूटेगा, कैल्शियम 2 प्लस के अंदर और 2Cl माइनस के अंदर। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो, क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? हाँ भैया। तो इसने बोला हाँ आप कुछ भैया। मत करो, आप इनफाइनाइट पे कैल्शियम 2 प्लस आयन की वैल्यू निकालो, और इनफाइनाइट पे आप क्लोरीन की वैल्यू निकालो, और क्लोरीन कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी मोलर, ये लेमडा m है, ध्यान रखना ये लेमडा m है, मोलर इक्विवेलेंट नहीं, मोलर कंडक्टिविटी है सबकी है, तो लेमडा m की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब इसने बोला कि इनफाइनाइट पे जो हर एक आयन है उसका एक अपना ही कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी का,
और वो इंडिपेंडेंट है कि वो नेचर कैसा है, वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो काला है, गोरा है, कैसा है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, कैसा, उस पर कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सोल्ट मतलब उसे इससे मतलब है कि मैं कितने आयंस में टूट रहा हूं, उसे इससे मतलब है। मतलब इंडिपेंडेंट है नेचर के इंडिपेंडेंट है ही नहीं वो, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, कि उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो मेटल से है, नॉन मेटल से है, वो मेटलिक है, कोवलेंट है, आयनिक है, कैसा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि मेरे टूटने के बाद जो आयंस मिलेंगे उनकी इंडिविजुअल की मोलर कंडक्टिविटी निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो, सम आ जाएगा इन्फानाइट का, खत्म कहानी। हमने इसकी हेल्प ली, ध्यान सुनो, इसकी हेल्प कैसे ली, इस लो की कैसे हेल्प ली। पहले देखो, लो को तो बाद में समझेंगे, पहले इसका यूज समझते, दिक्कत क्या थी। हमें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ध्यान सुनो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इनफाइनाइट की नहीं निकाल सकते थे। मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कभी मीट करेगा ही नहीं, कभी मीट करेगा तो इसकी लैम्डा एम की वैल्यू इनफाइनाइट पे आएगी ही नहीं। बात समझ में आई? बोलो। तो लैम्डा एम की वैल्यू इनफाइनाइट पे निकालनी मुश्किल थी हमारे लिए, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई। क्या? कोलरासला बोला देखो जी बात ऐसी है, CH3COH की वैल्यू निकाल, CH3COO माइनस के अंदर टूटेगा एसिटिक एसिड और H प्लस में टूटेगा। हाँ जी बिल्कुल टूटेगा। इसने कहा एक काम करते हैं, किसी दूसरे आयन से एसिटेट की वैल्यू निकाल लेते हैं और किसी दूसरे आयन से H प्लस की वैल्यू निकाल देते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, क्या मतलब है, नहीं समझ में आया। इसने कहा आप एक काम करो, आप HCl लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसे तोड़ो H प्लस में और Cl माइनस के अंदर। आपको वैल्यू पता है लैम्डा H की, तो लैम्डा H की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, इनफाइनाइट पे लैम्डा H की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। फिर का इसने एक काम करेंगे, एसीटेट की रहती है तो एक काम करें, सोडियम एसीटेट लेते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सोल्ट है। तो एक काम करते हैं, ये टूटेगा इसके अंदर CH3COO माइनस के अंदर से और Na प्लस से। एक काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो लैम्डा CH3COO माइनस की वैल्यू यहां से निकाली इसने इनफाइनाइट पे, इनको ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू यहां से निकाल ली, इसकी वैल्यू यहां से निकाल ली, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। इसने ये किया। लॉजिक समझे क्या करने वाला कोलरासला? देखो हाँ भैया। अब ध्यान सुनना, कोलरासला ने क्या बोला, सिंपल लाइन में अब समझना कोलरासला क्या कह रहा है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाता हूं। इसने बोला ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट contribution to the total molar conductivity, to the total molar conductivity of an electrolyte, at infinite dilution, at infinite dilution irrespective of nature of ion। लॉजिक समझ में आया? ये है इसका मतलब। इसने कहा कि अगर आपके पास कोई AXBY नाम का कोई आयन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोशिएट हो रहा है किसके अंदर, XAY पॉजिटिव। समझ में आया ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? वैसे कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या उसे ये बात समझ में मैंने कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख रहा है, ये मैंने क्या लिखा है? देखो इसको एज्यूम करो, आपके पास ये है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो ये 2 क्या आपका X, बात समझ में आई? और इसके ब्रैकेट में होल में क्या है Y, मतलब 1। आप जब सोडियम सल्फेट को तोड़ते हो तो किस में तोड़ते हो, Na प्लस के अंदर, तो Y क्या आपका 1, देखो ये रहा Y की वैल्यू 1 रखी +1, X की वैल्यू क्या है 2, तो ये लो 2 यहाँ रख दिया मैंने, प्लस सल्फेट, ये 2 कहाँ पर हो रहेगा X2 माइनस, ये मतलब है, और कितना आएगा 1, ये मतलब समझ में आया क्या मतलब इसका?
हाँ हाँ भाई, बी आएगा, बी हाँ आएगा भाई। भाई, बी आएगा अच्छा यहाँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान से सुनना, अब इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लेमडा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, देखो ध्यान सुनो, ये लेमडा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, दोनों लेमडा है, दोनों के दोनों लेमडा है, आप कोई सा यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पता है, जैसे कैपिटल ए होता है ना इंग्लिश में, जैसे कैपिटल ए इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ना, इसी तरीके से ये फर्क है दोनों में, ये छोटा ए है आपके, कैसे छोटा लेमडा है, ये बिग लेमडा है, ये किसी बुक में लिखा मिलता है, और हम भी कभी हम खुद पढ़ते ना, हम भी परेशान होते थे, टीचर ने बताया दूसरा लेमडा, ये कौन सा लेमडा चल रहा बुक में, पता नहीं कौन सा आएगा, ये एक ही बात होती है। इसी तरीके से एक लेमडा नोट लगा देते हैं, इसका मतलब है लिमिटिंग, या कई बार इनफाइनाइट लगा देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है इनके सिंबल, इसको यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, एक ही बात है, कोई सा यूज कर लो, वाइस वर्सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के वक्त, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं आपको ये दिक्कत इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप खुद पढ़ने लगोगे इसकी हेल्प से, या स्कूल में जब ये होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। शशिकांत कुछ रिलेट कर पाए मैडम, जो मैं आपके उस टाइम पे मैडम ने करा दिया, वो एन फैक्टर उस टाइम पे आप मेरे को कह रहे थे एक बार, यस सर। अब तो क्लियर है ना। देखो इधर तो इसने बोला क्लियर है सर। पूरे सिस्टम का AX, पूरे इसने बोला पूरे सिस्टम का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, x लेमडा नोट। अच्छा एक बात और बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे जो अच्छी बुक्स है ना, जो बहुत अच्छी बुक्स है, मतलब जो स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, एटकिंस वगैरह की बुक आती है आपकी, आपके लेवल पे नहीं होती कह रही है, एटकिंस की बुक्स आती है, बहुत अच्छी चीज़, फॉरेन ऑथर की बुक्स है ना, वो ये कहते हैं कि देखो अगर आप पूरा सब्सटेंस लिख रहे हो ना तो ये वाला लेमडा यूज़ करो, अगर आप आयन यूज़ कर रहे हो तो ये वाला लेमडा यूज़ करो, लेकिन आपके लेवल पे कोई यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लेवल पे कोई नहीं देखने वाला इस चीज़ को, और ना नंबर कटेंगे, उन्हें आंसर से मतलब होगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ना आप पास हो गए कि भैया इतने आसान थे ये, वैसे ही डरा रहे थे आप जब से हमें, बहुत आसान है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर, फिर बैटरी रह जाएंगे हमारे सिर्फ, ठीक है। तो इसने बोला सिंपल ये, इसको नोट कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, या न्यूमेरिकल के लिए आज तो टाइम नहीं बचेगा, इसे नोट कर लो फिलहाल, फिर एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाने जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, पहले नोट करो जल्दी से। बहुत आसान है, प्लस माइनस करनी है, न्यूमेरिकल आता है, 100% न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से भी एक पक्का बन सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल एक नोट कर लिया बेटा, चलो आगे। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर अच्छी तरीके से, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल आज नहीं कल कराऊंगा क्योंकि पूरा नहीं होगा नहीं तो। नोट कर लिया बेटा, चलो आगे। हाँ भैया। देखो एप्लीकेशन, कोई पूछे इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो एप्लीकेशन कोई एग्जाम में थ्योरेटिकल तो आपको लिखनी आएगी नहीं कि राइट दी टू एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसका डायरेक्ट हमारा न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो सिंपल पहला पॉइंट है, इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग, सिंपल शॉर्ट में लिख लो, डिटरमाइनिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दूसरा पॉइंट है हमारे काम का, पहला पॉइंट दूसरा, ये हमें इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ, इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा मुझे बताओ क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, मुझे बताओ क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं भैया। नहीं। तो अल्फा का फॉर्मूला याद रखना, अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम, यहाँ इन्फिनिटी लगा लो, यहाँ लगा लो कंसेंट्रेशन सी। क्या मतलब है, मुझे एक बात बताओ, लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है या किसी कंसेंट्रेशन में वैल्यू ज्यादा होती है? सर इन्फिनिटी की। भैया इंफिनिटी पे। तो मतलब मैं ऊपर वाली कम रखूं नीचे वाली ज्यादा रखूं तो ही वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो इसलिए 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। तो याद रखें इसको, इस बात को क्यों बताया पता है मैंने आपको, एग्जाम में ना कंफ्यूज हो गए, लेमडा इन्फिनिटी ऊपर था फॉर्मूले में या लेमडा कंसेंट्रेशन नीचे था, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे था। तो ये ध्यान रखना लॉजिकली से कि अल्फा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो जो ज्यादा वैल्यू होती है उसे नीचे रख लो, क्योंकि लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो मतलब है भैया, देखो लेमडा एम की वैल्यू तो निकलेगी आपकी कैसे, लेमडा एम का फॉर्मूला आपने पता है ये पढ़ा था, के इंटू मोलरिटी,
सॉरी K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो आपको एग्जाम में देखो ये वाली वैल्यू या तो दी जाएगी या निकलवाई जाएगी, ध्यान सुनो, या तो दी जाएगी या निकलवाई जाएगी। ऐसे ही सेम वैल्यू या तो दी जाएगी या निकलवाई जाएगी। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, उनका सम करके, या कल बताऊंगा आपको। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। नोट किया, जल्दी बताओ। हाँ भैया। अब ध्यान सुनो, तीसरा फॉर्मूला हो जो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता आया था आपको, इट हेल्प इन दी, ये फॉर्मूले देखो वही है, ये वाला फॉर्मूला वही है जो आपने सॉल्यूशन में पढ़ा है। इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो होता ही नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पूरा टूट जाता है। मतलब आपको याद है ये फॉर्मूला, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, याद है फॉर्मूला? डेरिवेशन की जरूरत यस है? सर। जरूरत हाँ। वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ए बी किस में टूटेगा, ए प्लस में, बी माइनस में। अगर इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू सी माइनस अल्फा है, तो ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। के की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से सी की सी कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में आपको अल्फा निकलवा लेंगे और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। अगर बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो के की डायरेक्ट वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो सी अल्फा स्क्वायर से। ये मैंने वहाँ पर बताई थी कि अगर अल्फा को नेग्लिजिबल मान लो, इफ अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। ठीक है, फिर कल करेंगे इसका न्यूमेरिकल। आज इतना थ्योरेटिकल कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे न्यूमेरिकल इसका। तो आज क्लास यहीं तक, थैंक यू।